अगर आप किसी से भी पूछो कि इंडियन सिनेमा क्या है तो लोग आंख बंद करके बोल देंगे बॉलीवुड। लेकिन दोस्तों, बॉलीवुड हमारे इंडियन सिनेमा का इतना सा हिस्सा है। इस 3 पार्ट सीरीज में हम इस गलतफहमी को दूर करने वाले हैं ताकि हम इंडियन सिनेमा की असली खूबसूरती, उसकी रंगीन दुनिया और उसके शानदार म्यूजिक को उसकी जड़ों से समझ सकें। तो चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा एपिसोड नंबर 1। इंडिया में कुल 28 स्टेट्स हैं जहां हर राज्य की अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी कला है। तो नेचुरली हमारे पास फिल्म इंडस्ट्रीज का एक पूरा कलेक्शन है। मुंबई में हिंदी सिनेमा, हैदराबाद में तेलुगु सिनेमा, कोची में मलयालम सिनेमा, बेंगलुरु में कन्नड़ा सिनेमा, कोलकाता में बंगाली सिनेमा, पुणे में मराठी सिनेमा और ना जाने कितने सिनेमा। हर रीजनल इंडस्ट्रीज के अपने सुपरस्टार हैं, उनका अपना स्टाइल है, उनकी अपनी कलाएं हैं और उनकी ऑडियंस की अपनी उम्मीदें हैं। लेकिन इन सब के पीछे एक चीज कॉमन है, हमारे किस्से, हमारे मिथ, हमारे संगीत और नाटक यानी कि लाइव परफॉर्मेंस। ये सब कुछ कैमरे के आने से बहुत पहले से चलता आ रहा है। इंडियन सिनेमा को समझने के लिए पहले उसकी बुनियाद को समझना जरूरी है। पर ये सारी इंडस्ट्रीज आखिर आई कहाँ से, ये जानने के लिए हमें एकदम शुरुआत में जाना होगा। दादा साहेब फाल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा माना जाता है। ईयर 1913 में उन्होंने राजा हरिश्चंद्र रिलीज की, जो कि एक साइलेंट फीचर फिल्म थी और उसके कार्ड टाइटल्स हिंदी, मराठी, इंग्लिश में थे। दादा साहेब ने पूरे इंडियन क्रू के साथ काम किया। डायरेक्शन, एडिटिंग से लेकर फिल्म स्टॉक प्रोसेस करने तक पूरा काम उन्होंने खुद अपने हाथों से किया। अर्ली बॉम्बे सिनेमा की शुरुआत पारसी थिएटर से हुई थी, जहां उर्दू डायलॉग, लैला मजनू और सिरिन फरियाद जैसे पारसी लव स्टोरीज और गजल कवाली जैसे इस्लामिक परफॉर्मेंस ट्रेडिशन का बहुत बड़ा असर था। यही वजह थी कि हमारी फिल्मों में शुरू से ही बड़ा ड्रामा, शानदार डायलॉग्स और म्यूजिकल स्टोरी टेलिंग शामिल हो गया। धीरे धीरे साउथ इंडियन सिनेमा भी इस मीडियम से जुड़ने लगा। आर नटराज मुडालेयर की फिल्म केचेका वादम से तमिल सिनेमा की शुरुआत हुई। उसके बाद तेलुगु साइलेंट फिल्म भीष्म प्रतिज्ञन और मलयालम फिल्म विगा थकुमरन आई। शुरू से ही हर रीजन की कहानी बताने का एक अपना अलग ढंग था। मलयालम सिनेमा कैरेटाइल लिटरेचर और सोशल ड्रामा पर बेस्ड था, जबकि तमिल और तेलुगु फिल्म पुराने और हमारे धार्मिक ग्रंथों से माइथोलॉजिकल कहानियां उठाती थी। 1960 से 1932 के बीच बनने वाली 107 तमिल साइलेंट फिल्मों में से 88 धार्मिक और माइथोलॉजिकल स्टोरीज पर बेस्ड थी, जिसमें देवी देवताओं, वीरों और कबीर रामदास जैसे संतों की कहानियां दिखाई जाती थी। मजेदार बात तो यह है कि फिल्मों में आवाज नहीं थी, पर थिएटर में कभी खामोशी नहीं होती थी। सिनेमा हॉल्स में लाइव नरेटर यानी कि कहानी सुनाने वाले रखे जाते थे, जो स्क्रीन पर आने वाले टेक्स्ट को जोर जोर से पढ़ते और ऑडियंस को सीन समझाते थे। इसी चीज ने हमारी फिल्मों में डायलॉग और परफॉर्मेंस की ताकत पक्की कर दी। बोलने वाली फिल्मों के आने से पहले ही इंडियन सिनेमा ने बोलकर कहानी सुनाने का ट्रेडिशन पकड़ लिया था। लैला, मजनू, शिरी और फरहा, इनका सच्चा इश्क ज़माने को अब तक है यार। साथ ही संगीत भी कभी पीछे नहीं रहा। साइलेंट फिल्म के वक्त भी थिएटर में लाइव तबला, हारमोनियम या छोटा मोटा ऑर्केस्ट्रा बजाता था, जो सीन के इमोशनल मूड को बढ़ा देता था। यानी नाटक वाले म्यूजिशियन आगे चलकर हमारी फिल्मों के बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बने। फिर आया साल 1931, जब अर्दसानी ईरानी ने बना डाली इंडिया की पहली हिंदी बोलने वाली फिल्म आलम आरा। इसकी सक्सेस के बाद ईरानी साहब ने साउथ इंडिया में साउंड सिनेमा लाने की जिम्मेदारी एच.एम. रेड्डी को दी, जिन्होंने उनके साथ काम किया था। रेड्डी साहब ने फिल्म हिस्ट्री में एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने पहली तमिल टॉकी कालिदास और पहली तेलुगु टॉकी भक्त प्रहलाद दोनों को डायरेक्ट किया। उधर ईस्ट में बंगाल फिल्म प्रोडक्शन का एक बड़ा सेंटर बनकर उभरा और कोलकाता जल्दी ही एक बड़ा सिनेमैटिक हब बन गया। न्यू थिएटर्स जैसे स्टूडियोज ने लिटरली अडेप्शंस, म्यूजिकल ड्रामा और बेहतर साउंड टेक्नोलॉजी का रास्ता दिखाया। तो उस वक्त वो लोग मुझे देखकर हंस क्यों रहे थे? हंस क्यों रहे थे? तुम्हारा लिबास देखकर हंस रहे थे। और आगे ईस्ट में ज्योति प्रसाद अग्रवाल जैसे फिल्म मेकर ने आसामी सिनेमा की बुनियाद रखी। 1940s और 1950s तक आते आते फिल्म मेकर की एक नई पीढ़ी ने इंडिया सिनेमा के गोल्डन एज की नींव रखी। इनमें सबसे बड़ा नाम था राज कपूर का, जो पृथ्वीराज कपूर के बेटे थे। राज कपूर सब आर्ट और सिनेमा को लेकर बहुत पैशनेट थे। उनका मानना था फिल्म एक आर्ट है,
वो कहते थे कि मैं मानता हूँ कि थोड़ा बिजनेस होना जरूरी है, पर एक असली फिल्म मेकर के लिए उसका दिल सबसे ऊपर होना चाहिए। उन्हें ऐसी दुनिया में नहीं रहना जहाँ फिल्मों को क्रिएटिविटी के लिए नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस नंबर के लिए बनाया जाए। जरा सोचो, हम जैसे लोग पैसे के बगैर कर ही क्या सकते हैं? इस दुनिया में तो सांस लेने के लिए भी पैसा चाहिए। पैसा पैसा पैसा। और आज क्या किया? सोशल रियलिज्म और म्यूजिक और रोमांस के साथ मिलाकर राज कपूर सबकी फिल्मों जैसे आवारा और श्री 420 ने हिंदी सिनेमा के इमोशनल और म्यूजिकल भाषा को नई तरीके से डिफाइन किया। उनकी फिल्मों में ना सिर्फ इंडियन बल्कि सोवियत यूनियन, मिडल ईस्ट और बाकी एशिया में भी धूम मचाई। चार्ली चैपलिन जैसे इंस्पायर्ड अपने आम आदमी वाले कैरेक्टर के जरिए उन्होंने इंडियन सिनेमा को ग्लोबली पहुंचाया। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। उसी वक्त गुरुदत्त जैसे फिल्ममेकर ने सिनेमा के एक शानदार पोएटिक और डीप साइड को एक्सप्लोर किया। प्यासा और कागज का फूल जैसी फिल्मों ने खूबसूरत संगीत को बेहतरीन विजुअल के साथ जोड़ा, जिसमें इन्होंने अकेलेपन, आर्टिस्ट के स्ट्रगल और फेम की कीमत को दिखाया। राज कपूर और गुरुदत्त दोनों ने मिलकर हिंदी सिनेमा की ताकत को दुनिया के सामने रखा। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, मुझे किसी इंसान से कोई शिकायत नहीं। मुझे शिकायत है समाज के उस ढांचे से जो इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है, मतलब के लिए अपने भाई को बेगाना बनाता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है, जहां किसी के दुख दर्द पे तो आंसू बहाना बुज़दिली समझा जाता है, छुप के मिलना है कमजोरी समझा जाता है। ऐसे माहौल में मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी मीना, कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मैं दूर जा रहा हूं। साउथ इंडिया में भी रीजनल स्टार्स ऑडियंस के दिलों पर राज कर रहे थे। तमिल सिनेमा में एमजे रामचंद्रन आम जनता और वर्किंग क्लास के हीरो बने जो समाज के अन्याय के खिलाफ लड़ते थे। उन्होंने मछुआरा, रिक्शा वाले, माली, टैक्सी ड्राइवर और सर्कस परफॉर्मर जैसे आम लोगों के रोल्स किए। उनकी फिल्मों का नाम भी उन्हीं पर होते थे, जैसे पटागोडी, व्यवसायी, रिक्शाकरण। एमजीआर ने सिनेमा को आम आदमी की आवाज बना दिया। पड़ोसी स्टेट में तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े आइकन बने एनएट रामाराव। उनका स्टाइल हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरी से जुड़ा था। एनटीआर ने श्री कृष्ण, श्री राम और कर्णा जैसे पवित्र और अवतारिक कैरेक्टर को स्क्रीन पर ऐसे उतारा कि लोग उन्हें ही भगवान मानने लगे। उनकी परफॉर्मेंस ने इंडियन सिनेमा और हमारी पुरानी संस्कृति के रिश्ते को और मजबूत कर दिया। कन्नड़ सिनेमा में भी डॉक्टर राजकुमार एक कल्चरल आइकन बने। उनकी एक्टिंग, उनकी आवाज और उनकी मोरल वैल्यूज ने आने वाली कई जनरेशन के हीरो शेप किए। इंडियन सिनेमा पुराने ट्रेडिशन को बचाने के साथ साथ इमोशन जताने के तरीकों को भी बदल रहा था। दिलीप कुमार साहब ने डायलॉग्स को एक नया साइकोलॉजिकल रियलिज्म दिया। उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाता था क्योंकि उन्होंने दिखाया था कि खामोशी, शांति और चेहरे के एक्सप्रेशन से भी उतने ही ढंग से बात कर सकते हैं जितना कि भारी भरकम डायलॉग से। इस बुनियाद को 1960s के एंड में बदला राजेश खन्ना ने, जिन्हें इंडिया का पहला रोमांटिक सुपरस्टार माना जाता है। उनका धीरे से बोलना, रोमांटिक स्टाइल और ऑडियंस के एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाना कैमरा को स्टेज नहीं बल्कि एक दोस्त जैसा महसूस करवाता है। 1916 के खत्म होते होते आने वाले सिनेमा की नींव पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। संगीत, धार्मिक किस्से, मेलोड्रामा और पोएट्री, ये सब अलग अलग रीजन, भाषाओं और ट्रेडिशन में टेस्ट हो चुके थे, पर अभी तक किसी ने भी इन सब को मिलाकर एक सिंगल मैसिव हिट फॉर्मूला नहीं बनाया था। पर ये भी जल्द ही बदलने वाला था। अगले एपिसोड में हम कवर करेंगे इंडियन सिनेमा की मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हम उन फिल्मों और फिल्म मेकर की बात करेंगे जिन्होंने सिनेमा को आज के दौर में भी जिंदा रखा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ और जानेंगे हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। जब तक के लिए, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि आपका क्या मानना है, आखिर इंडियन सिनेमा है क्या। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।